नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। हम बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास में टॉपिक आउट ब्रिटिश शासन की भारत को क्या देन रही। बड़ा ही विवादित सा टॉपिक है ये। जितने भी विदेशी इतिहासकार हैं उनका मानना है कि हिंदुस्तान में जो भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी आधुनिकीकरण आया, जो भी सुशासन की व्यवस्था बनी, वह अंग्रेजी सरकार के अधीन, अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हुई। चाहे संचार व्यवस्था हो, चाहे यातायात व्यवस्था हो, चाहे छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हो, सशक्तिकरण हो, क्षेत्रों का सीमांकन हो, आर्थिक व्यवस्थाओं का पूरी तरह से संगठितीकरण हो, सभी व्यवस्थाओं के अधीन अंग्रेजी शासन रहा। भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि यह सब कुछ तो देर सवेर होना ही था। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं विश्व परिदृश्य में संचालित होती रहती और भारत उनसे दूर रहता। समय लग हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं होती कि भारत इस ओर नहीं बढ़ता। बल्कि उनका मानना है कि जितने भी लघु कुटीर उद्योग धंधे थे उनको समाप्त करने में, राजनीतिक विच्छिन्नता बनाने में, सहायक संधि और विलय संधि के माध्यम से राज्यों को हस्तक्षेप करने में, उनको ब्रिटिश राज्य में, ब्रिटिश अंग्रेजी राज्य में शामिल करने में, अपने संपूर्ण आर्थिक लाभ के लिए कार्य करने में जो अंग्रेज़ों का काम रहा वह भारत को पूरी तरह नुकसान करने का रहा। एक चीज़ तो अपन निश्चित रूप से देखते हैं कि आर्थिक संसाधन तो अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ से पूरी तरह अपने पक्ष में करते हुए निकाले गए। चाहे अपन चंपारण में नील की खेती ले सकते हैं कि विश्व व्यवस्था में जब सिंथेटिक नील नहीं बनती थी तो हिंदुस्तान में नील की खेती करवाई जाती थी, और जिस जगह नील की खेती होती थी वहाँ पर कहते हैं 3 वर्षों तक कोई भी उपज नहीं होती थी। यानी किसान का किसी भी प्रकार से सोच अंग्रेजों के पास नहीं था, केवल आर्थिक विदोहन की व्यवस्था थी। औपनिवेशिक संस्कृति में, औपनिवेशिक सोच में भारत एक बहुत बड़ी मंडी था, आर्थिक विदोहन की मंडी था। धन की निकासी के सिद्धांत में दादा भाई नौरोजी ने बताया। मैं उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझाना चाहूँगा कि कैसे धन का विदोहन हुआ। देखिए, अंग्रेजों के पास 1757 और 1764 प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में जितने भी दीवानी अधिकार थे वो उनके पास आ गए थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा समृद्ध प्रांत थे, और उन समृद्ध प्रांतों के माध्यम से, उनसे निकले हुए धन के माध्यम से अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना शासन किया। अब दूसरी तरफ अगर अपन चर्चा करें कॉलोनियल एम्पायर के समर्थकों की, जो साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ खड़े थे, तो उनका मानना था कि हिंदुस्तान ने शासन जो है अंग्रेजों ने नहीं किया, हिंदुस्तान ने करवाया। वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि 1 लाख भारतीयों पर एक अंग्रेज सिपाही था। ये क्या संभव है? लेकिन तत्कालीन समय की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी, बहुत ज़्यादा विघटित रूप में थे, छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में संघर्ष किया करते थे, और उनकी संघर्ष का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन को पूरी तरह बनाया। जैसे जैसे समय आगे निकला, अपन यहाँ पर थोड़े से आर्थिक विदोहन की चर्चा अगर औपनिवेशिक संस्कृति में करें तो अपन देखेंगे कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल था, वह 1 रुपए की कॉस्टिंग का रॉ मटेरियल, 1 रुपए का रॉ मटेरियल जिसकी कच्चे माल की लागत होती थी, वह इंग्लैंड ले जाया जाता था। और जो भी यहाँ के लघु व काश्तकार जो लोग थे वह क्या करते थे,
उनके ऊपर प्रताड़ना के आधार पर, और यह 1 रुपए का माल 25 पैसे में ले लिया करते थे। अब इसको कहाँ ले गए? ये इंग्लैंड ले गए। देखिए किस रूप में विदोहन हो रहा है। इंग्लैंड ले गए। अब इंग्लैंड के अंदर यहाँ से ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन भी सारा का सारा किससे हो रहा है? इंग्लैंड में हो रहा है। सब पैसा उनको मिल रहा है। यहाँ पर ले गए, यहाँ पर ले जा करके और इनके द्वारा फिनिश्ड गुड्स बनाया गया, और यह फिनिश्ड गुड्स जो है वह वापस कहाँ आकर के बिका? हिंदुस्तान में। और कितने रुपए में बिका? 5 रुपए में। यानी कि 4 रुपए 75 पैसे का जो वृहत मार्जिन है वह किसको प्राप्त हुआ? इंग्लैंड को प्राप्त हुआ। इसके अंदर बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सी व्यवस्थाएं थी, लेकिन इसके अंदर अपन बहुत सी व्यवस्थाएं ये समझ सकते हैं कि आर्थिक विदोहन किस रूप में हुआ। इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी आर्थिक मंडी भी भारत ही था। पैसे का विदोहन उन्होंने किया, लेकिन धीरे धीरे जब सामरिक शक्ति की स्थितियां आई तो अपन ये भी इस बात से भी नहीं नकार सकते कि अंग्रेजी शासन के मध्य उन्होंने आर्थिक विदोहन किया, शासन किया, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से अलग रखा, लेकिन उसके बाद में भी अंग्रेजों के द्वारा चाहे अपने धन विदोहन के केंद्र के रूप में इस कार्य को किया, लेकिन पुनर्जागरण का कार्य भी किया। रेलवे की पटरियां भी उनके द्वारा बिछाई गई। छोटे छोटे क्षेत्र जो थे उनको संगठित किया गया, क्षेत्रीय सीमांकन किया गया। बर्मा के साथ उनका युद्ध हुआ, नेपाल के साथ उनका युद्ध हुआ, अफगान के साथ युद्ध हुआ। सभी तरफ उनके द्वारा सीमांकन बनाए गए। शिक्षा की व्यवस्था उनके द्वारा की गई। शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाते हुए कॉलेजेस उनके द्वारा खोले गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उनके द्वारा बनाए गए। चाहे वो सीमित अवस्था में थे, लेकिन उनके द्वारा तत्कालीन समय की व्यवस्थाओं में अपने शासन के साथ में धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं भी उनके द्वारा की गई। और जो सबसे बड़ी बात थी, अंग्रेजों की देन जिसे कह सकते हैं, कि अंग्रेजों ने पहली बार हिंदुस्तान को कहा कि ये तुम्हारा हिंदुस्तान है। एक टेरिटोरियल बाउंड्री उन्होंने बनाई और उन्होंने एक सीमांकन किया कि यह हिंदुस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्री है। एक सूत्र में बांधा हिंदुस्तान को, वरना उससे पहले गुजराती गुजराती था, मारवाड़ी मारवाड़ी था, बंगाली बंगाली था। सब अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी भाषाओं के माध्यम से, अपने अपने संकुचित विचारधाराओं के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में विभाजित थे। लेकिन अंग्रेजों ने एक यूनिफिकेशन किया, संगठन का भाव पैदा किया, और इस संगठन के भाव के अंदर इस बात को समाहित किया कि हिंदुस्तान एक है। संचार व्यवस्था को उन्होंने बनाया, यातायात के साधन इस प्रकार से डेवलप किए कि हिंदुस्तान का एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र तक आसानी से जा सके। आर्थिक व्यवस्थाएं इस प्रकार से निर्धारित कर दी जिससे कि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे सुदूर क्षेत्र में जाकर व्यापार कर सके। एक स्थान पर बनने वाली अच्छी वस्तुएं दूसरे स्थान पर भी मुहैया कर सके। जैसे कि राजस्थान में नमक बहुत बनता था, तो हरकारों का व्यापार दक्षिण तक था। बहुत लंबी लंबी यात्राएं करके, चाहे उन्होंने अपने दोहन के लिए उन्होंने रेलवे ट्रैक्स बिछाए, लेकिन उन रेलवे ट्रैक्स से एक तरफ तो नुकसान हुआ कि लघु उद्योग धंधे समाप्त हुए, लेकिन दूसरी तरफ सुविधाएं भी हुई कि जो नमक 3-3 महीने में मिलता था वो 3 दिन में मिलने लगा। ऐसे ही सुदूर दक्षिण से जो चीज़ें उत्तर और पश्चिम में जाना चाहती थी, मिलना चाहती थी उन लोगों को, उसकी भी यातायात के साधनों के डेवलपमेंट होने से सुगमता हुई। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनसे हम नकार नहीं सकते कि जो कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को दी। भारत के लिए उन्होंने नियम कायदे बनाए, संविधान का डेवलपमेंट हुआ। संविधान के डेवलपमेंट में जिस जिस प्रकार से उनके द्वारा समाज के अंदर जिन स्थितियों को, नियम कायदों को लाने की बात होने लगी, प्रारंभ में वो सब कुछ अपने लिए करते थे, लेकिन धीरे धीरे समाज के लिए भी करने लगे। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में समाज को एक आधार मिला, समाज को एक व्यवस्था मिली, और उस व्यवस्था के अंतर्गत
समाज धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और हिंदुस्तान भी आधुनिक दुनिया की श्रृंखला में अपने आप को स्थापित करने में सफल रहा। तो हम इस बात से समीकृत कर सकते हैं कि अंग्रेजों ने चाहे आर्थिक दोहन किया, कड़ा शासन किया, पूरी औपनिवेशिक संस्कृति को यहाँ पर प्रसारित किया, निहित लाभ के लिए किया, लेकिन उस लाभ के साथ में कुछ अदृश्य लाभ भारत को भी हुए, उनको भी हमें नहीं नकारना चाहिए। और वो निश्चित रूप से अंग्रेजी शासन की भारत को देन रही, भारत का यूनिफिकेशन रहा, भारत की संचार व्यवस्था रही, भारत की यातायात व्यवस्था रही, विश्व परिदृश्य में भारत का स्थान रहा। ये सब जो है वह अंग्रेजों की, ब्रिटिश शासन की भारत को देन रही। धन्यवाद।